17 जनवरी को मैं बॉम्बे आई थी और अभी 17 जनवरी को ही मेरी मूवी रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म है मिशन ग्रे हाउस और ये मेरी पहली फिल्म है, मेरा डेब्यू है। तो हमारे साथ काफ़ी सीनियर एक्टर्स भी थे, जैसे कि राजेश शर्मा, किरण कुमार, निखित खान, तो काफ़ी सारे एक्टर्स थे। और राजेश शर्मा जो थे वो मेरे फादर प्ले कर रहे थे। जैसे कुछ कुछ सीन्स थे जो कि हमारे डायरेक्टर साहब को लगा कि शायद हम उसको और बेटर कर सकते हैं। कुछ में टेक्निकल इशू हुआ, कुछ में सर को ऐसा लगा कि स्टोरी ग्राफ को हम थोड़ा कुछ और। जब मैं हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए जब गई तो घोड़े पे चढ़ना था, बट मैं चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे लेग्स बहुत वीक थे। स्पीड कर, अगर आपको स्लो करना है तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ कर दो। एंड आई वॉज सो नर्वस, पता नहीं क्या हुआ कि गलती से वो ऐसे हो गया और ऐसे होते ही घोड़ा जो स्पीड से भागा है। ये ड्रेस मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। आपसे मिलने आई हूँ तो मैं अच्छे से रेडी होके आई हूँ, वरना मैं जिम के कपड़ों में ही आपको देखूंगी हमेशा। हाँ, मैं बहुत बार गई हूँ पूरी, मतलब उसका कोई काउंट नहीं है। सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में एकदम आगे रहती थी, मतलब मैं पढ़ाकू भी थी। कॉलेज डेज ना मैंने बहुत ज़्यादा, मैं कॉलेज गई नहीं हूँ क्योंकि कॉलेज में आते आते मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन कर लिया। मेरी बहुत ही फिल्मी कहानी है। मैं बॉम्बे आई थी अपना CA पूरा करने के लिए ही, और मैं एक बार शॉपिंग करने गई थी तो मुझे वहाँ एक कास्टिंग वाले ने बोला, आर यू एन एक्टर और मॉडल? मैंने बोला नो, आई एम नॉट अ मॉडल, नॉट एन एक्टर। मैं आराम नगर जाने लगी, वहाँ पे मुझे कुछ कास्टिंग ग्रुप में मैं ऐड, मैंने ब्यूटी पैजेंट किया तो मैंने वो भी जीता। पूरा अपना अकाउंट मेंटेन करना है, बैलेंस शीट वगैरह, उसमें मुझे बहुत नींद आती थी। मैं इधर डेबिट क्रेडिट कर रही हूँ, इधर यॉन कर रही हूँ, मतलब, और साथ में मैं यूट्यूब पे गाने भी डाउनलोड करती थी। टीवी सीरियल तो नहीं, सबसे पहले मैंने किया था एक टीवी ऐड पुलकित सम्राट के साथ में ऐड किया था। 4-5 महीने पहले मैंने रश्मिका मैम के साथ में काम किया था एंड शी इज़ वेरी हम्बल एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। दिन तो मैं अपने भाई के साथ रहती थी क्योंकि तब मैं एक्टिंग के लिए नहीं आई थी, तब मैं CA के लिए आई थी। तो मेरे भैया जो है वो नाला सुपारा में रहते थे। लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा भी था, बुरा भी था, क्योंकि लोकल ट्रेन में बहुत लड़ाइयाँ भी होती है, लोग सब काम कर लेते हैं। कभी अगर किसी ने धक्का मारा है, कुछ किया इंटेंशनली, अगर मुझे कहीं चोट आई है तो मैं बोल देती थी कि भाई देख के चलो क्या कर रहे हो। मेरे कैरेक्टर का नाम था अनोखी एंड मैं पोपट लाल की लव इंटरेस्ट थी। हम मॉल में टकराते हैं और हम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। छोटी सरदारनी तो मेरा पहला टीवी शो था। मुझे लगता है ये चीज़ें देखो है तो बहुत गलत। अगर आपको मॉकशूट में नहीं समझ आया कि वो बंदा अच्छा एक्टर नहीं है, तो जब वो सेट पे आया तब आपको एक ही दिन में आपको समझ आ गया कि बंदा अच्छा एक्टर नहीं है। मुझे तो ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं कर सकती। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जो एक्टर्स बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ना मैं ये बोलूँगी कि हाँ भाई आसिफ मोदी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश रहती होगी। आप जो भी देख रहे हैं ना, आप सीखिए इनसे कि कैसे लड़कियों को खुश करना चाहिए, उन्हें थोड़े थोड़े देर में कॉम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। कभी ऐसे कि आपके फेस पे बहुत ग्लो है, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, फैशन सेंस बहुत अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। अपनी कहानी में करता हूं आप सभी का स्वागत। क्या आम क्या खास, यहाँ होगी सबकी बात और करवाएंगे सबसे आपकी मुलाकात। तो आज हम जिससे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो नहीं है किसी भी पहचान के मोहताज, जिनका नाम है पूजा शर्मा। हेलो पूजा जी। हेलो, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच। क्या खाया सुबह से आज आपने? अभी तक मैंने सुबह से क्या खाया है, आपने खाने का याद दिला दिया। मैं ऑलरेडी बहुत भूखी हूँ अभी। तो मैंने सुबह से खाया है, सुबह मैं दलिया खा के गई थी। मेरा सुबह शूट था और शूट पे मैंने सुशी खाया था एंड उसके बाद रास्ते में मैंने एप्पल एंड बनाना, बस। ये सवाल इसलिए था क्योंकि ये सवाल आशीष जी की तरफ से है। आप इतनी शाइन करते हैं, मतलब कैमरामैन सब परेशान रहते हैं कि कभी इधर लाइट कभी इधर लाइट। इतना ग्लो लाते कहाँ से आप? इतना ग्लो बस पानी पी पी के आ जाता है। और आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट से अपने आप ब्लश करके चेहरा ग्लो करने तो लगता ये है। पानी मिलता कहाँ है बताइए, हम भी वहीं से पानी लाएंगे क्योंकि हमारे चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है। नहीं, आपके चेहरे पे ग्लो है और फिलहाल मैंने मेकअप भी कर रखा है, तो ये हाइलाइटर का कमाल है। वैसे मैं बता दूं, मेरे चेहरे पे जो ग्लो है वो आज पूजा शर्मा की वजह से है। बस और मेरी एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है जिसका नाम मैडम खुद ही बताएंगी, जो कि कल नहीं परसों रिलीज होने वाली है और डेफिनेटली मैं तो देखने वाला हूँ, बट आप लोग भी जरूर देखिएगा। मैडम कौन सी फिल्म है और क्या फिल्म है बताइए। तो ये फिल्म है मिशन ग्रे हाउस और ये मेरी पहली फिल्म है, मेरा डेब्यू है और ये है सस्पेंस थ्रिलर फिल्म एंड इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो है एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर।
तो मैं और जो हीरो है फिल्म के, हम दोनों को एक मिशन दिया जाता है कि ग्रे हाउस करके एक बंगलो है जहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं, तो हमें वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हमें वहाँ भेजा जाता है, पर हम वहाँ जाके खुद एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम कैसे वो मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, आखिर कौन है किलर, क्या है उसका मकसद, ये सब चीज़ें फिल्म के एंड तक आपको पता चलेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा एंड है, तो आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो शूटिंग के दौरान लाइक क्या कैसी रही बीटीएस जो कहानी होती है ना बिहाइंड द सीन, कोई ऐसी ऐसा वाकया जो नॉर्मली मीडिया वाले बीटीएस ही ढूंढते हैं कि भाई कोई यूनिक चीज जो हमारे काम का हो? तो इस फिल्म के दौरान इसकी जब फनी तो इसकी जब तैयारी हो रही थी, तब हमने एक्शन क्लासेस ज्वाइन किया था। तो मेरा एक सीन था, मतलब उन्होंने बोला था कि शायद हम ऐसा शूट कर सकते हैं, तो बेटर बी रेडी, कि क्या पता अगर हम आपके साथ में अगर हम ऐसा कोई सीन शूट करें। तो मुझे हॉर्स राइडिंग करने के लिए उन्होंने बोला था, तो मैं गई थी हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए, लेकिन तब तक मैं जिम जाने नहीं लगी थी। तो मैं बहुत ही ऐसे वीक तो क्या, मतलब मैं योगा हमेशा से करती थी, बट मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करती थी। तो जब मैं हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए जब गई, तो घोड़े पे चढ़ना था, बट मैं चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे लेग्स बहुत वीक थे। अब मैं धीरे धीरे लेग वर्कआउट मैंने करना शुरू किया है कि नहीं, अपने आप को और फिट करना है, तो मैं उस पर चढ़ नहीं पा रही थी। मैं बहुत डर गई थी, मेरे पैर बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे थे। एंड पहले एक दिन तो जो सर थे वो हॉर्स को पकड़ पकड़ के साथ में चल रहे थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि बेटा अब जब तक तुम अकेले नहीं जाओगे ना, तब तक तुम नहीं सीख पाओगे। तो जैसे ही सर ने छोड़ा, और उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर घोड़े को अगर तेज़ भागने के लिए बोलना है तो आपकी उसकी लगाम को ऐसे ज़ोर से खींचनी पड़ती है, अगर वो ज़्यादा स्पीड कर रहा है, अगर आपको स्लो करना है तो आप थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ कर दो। एंड आई वॉज सो नर्वस, पता नहीं क्या हुआ कि गलती से वो ऐसे हो गया, और ऐसे होते ही घोड़ा जो स्पीड से भागा है, भागते भागते, मतलब मैं और डर के मारे, ऊपर कुछ एक ऐसा वो एक शेड टाइप का था, तो मुझे लगा, मैंने अपना सर नीचे किया, वो सर उसके पीछे भागे, सर ने वो घोड़े को रोका है। बट मुझे उस दिन रात को फीवर चढ़ गया था डर के मारे। मैंने नेक्स्ट डे बोला कि सर मैं पहले जिम जाऊंगी, पहले मैं अपने लेग्स स्ट्रॉन्ग करूंगी, उसके बाद ही जाके मैं हॉर्स राइडिंग सीखूंगी, वरना मैं नहीं सीखूंगी। सो दैट वाज वेरी फनी मोमेंट फॉर मी, जब वो घोड़ा भाग रहा था और मैं चिल्ला रही थी, सब प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। तो वो बहुत ही फनी मोमेंट था उसके मतलब उसके ट्रेनिंग के दौरान। तो ऐसे इंसिडेंट हमने देखा, मीडिया के काम का एक क्लिप तो हमने निकलवा लिया है। वैसे मैडम ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, इतनी प्यारी ड्रेसिंग आप करते कैसे हैं? लाइक ये कोई आपका फैशन डिजाइनर है या फिर? ये ड्रेस मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, जो कि गुड़गांव में रहती है, और वो एक मर्चेंडाइज़र है, एक फ़ैशन इंडस्ट्री में जॉब करती है। तो उसने मुझे गिफ्ट किया था, तो उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो मैं जनरली कभी भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, और मेरी चॉइस भी कुछ ख़राब नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है। मैं तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कभी इयरिंग और लाइक जो ज्वेलरीज आप जो हमेशा कैरी करते हो, वो भी लाइट होता है कि ज़्यादा वेटेड, लाइक क्या? नहीं देखो, मुझे पर्सनली नॉर्मल डेज़ में तो मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ ज्वेलरीज। माई गो टू ड्रेस इज़ जॉगर्स, टैंक टॉप या नॉर्मल टैंक टॉप पहनो, जैकेट पहनो एंड जॉगर्स पहनो, एंड बस आई एम रेडी टू गो। वो मेरा नॉर्मल गो टू ड्रेस है। बट हाँ, कभी अगर जैसे आपसे मिलने आई हूँ तो मैं अच्छे से रेडी होके आई हूँ, वरना मैं जिम के कपड़ों में ही आपको देखूंगी हमेशा। तो इस ड्रेस में आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितना आपको लाइक, जो आपने बताया आपकी हरियाणा वाली दोस्त है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसने मुझे गिफ्ट किया और मैं गिफ्ट अच्छे से ले लेती हूँ। मैं गिफ्ट में कभी नहीं बोलती, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है। भाई मुझे भी गिफ्ट करो यार कुछ अच्छे अच्छे कपड़े मैं भी पहन के बैठूं मैडम के साथ। मैडम वैसे उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और जहाँ पे जय जगन्नाथ आप सब बोल सकते हैं, और मैं उनको बहुत ही मानता हूँ, मतलब दिल से मानता हूँ। मैडम मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि मेरे देखो मेरी एकदम हालत खराब हो गई, और मुझे भी दर्शन करने हैं। कभी आपको मौका मिला वहाँ जाने का? हाँ, मैं बहुत बार गई हूँ पूरी, मतलब उसका कोई काउंट ही नहीं है, क्योंकि मेरा होम टाउन है कटक में, एंड वहाँ से आई गेस इट्स हार्डली 1.5 आवर। तो हमारा तो ऐसे होता था कि मतलब अगर हम घर पे बैठे हैं कि पापा कहीं घूमने चलते हैं, संडे है, तो हम सुबह निकल जाते थे पूरी। तो हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वहाँ पे पास में कोणार्क टेम्पल है, वहाँ गए, पूरी सी बीच पे हमने मस्ती की, खाए पिए, एंड रात को वापस घर।
तो पूरी तो हमारा ऐसा था कि बोर हो रहे हो तो चलो पूरी। ओके। हाँ। वैसे जय जगन्नाथ मतलब वो चमत्कार के लिए जाना जाता है। ऐसा कोई चमत्कार जो आपने सच में फील किया हो, लाइक आपने देखा हो वहाँ पे? हाँ, तो एक इंसिडेंट है, वहाँ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा ज़रूर। तो रथ यात्रा के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, मतलब लाखों लोग आते हैं वहाँ, दूर दूर से अलग अलग शहर से लोग आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो तब शायद मैं क्लास 8 या 9 में थी, और हम गए थे पूरी फैमिली के साथ में, और मेरा हाथ गलती से छूट गया था, मतलब मैं पापा मम्मी से कुछ टाइम के लिए अलग हो गई थी। तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी, मैं रो रही थी, मैं कोने में बैठी थी। तब मुझे लगा था कि मतलब इतने भीड़ में, लाखों लोगों के बीच में मुझे कुछ हो गया, अगर आप नीचे, बच्चे होते हैं नीचे गिर जाते हैं, लोग उन पे चढ़ जाते हैं तो आपको चोट आ जाती है, या आपको कोई उठा के ले जाता है, किडनैप हो जाता है, तो मुझे बहुत डर था। पर लेकिन मैं तो इसे जगन्नाथ जी का चमत्कार ही मानती हूँ कि पापा मम्मी ने मुझे ढूंढ लिया। थोड़ा टाइम लगा बट मुझे उन्होंने ढूंढ लिया। तो उस दिन के बाद से मैं इतनी ज़्यादा भीड़ वाली जगह, मुझे लगता है कि आप चाहे भगवान के दर्शन नॉर्मल डेज़ में करो, चाहे आप भगवान के दर्शन एकदम बिजी वाले डे में करो, उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान आपको बोलते कि तुम मुझसे सोमवार को ही आके मिलो, या तुम मुझसे बुधवार को ही आके मिलो। आप कभी भी भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो इसलिए अब से मैं उतना क्राउडेड जगह को मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। सो चलते हैं अब स्कूल कॉलेज के टाइम। कैसी रही स्कूलिंग? अच्छी बचपन, थी। तो कोई बचपन का कोई ऐसा? मैं पूरे स्कूल में सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में एकदम आगे रहती थी, मतलब मैं पढ़ाकू भी थी, और मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे सब में ट्रॉफ़ी जीतनी है। मेरे घर पे अभी आई गेस 30-35 ट्रॉफ़ीज़ होंगे, जो कि मुझे स्पोर्ट्स डे पे 100 मीटर रेस, रिले रेस, स्किपिंग, कबड्डी, खो खो भी खेलती थी मैं, तो मुझे ये सब में बहुत सारी ट्रॉफीज़ मिली हुई है। कॉलेज में देखो, कॉलेज डेज़ ना मैंने बहुत ज़्यादा, मैं कॉलेज गई नहीं हूँ, क्योंकि कॉलेज में आते आते मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे टाइम नहीं मिलता था कॉलेज जाने का, क्योंकि मेरे सीए के क्लासेस होते थे, जो कि एक क्लासेस 3-3, 4-4 घंटे की होती है। मैंने इंटर्नशिप भी किया है सीए के लिए, तो उसमें भी पूरा दिन चला जाता था। तो मेरा तो शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह 6 बजे उठ के क्लासेस, 6 से 10 क्लास किया, 10:30 पे इंटर्नशिप के लिए गए, आते आते 5, दिन वापस 6 बजे क्लासेस, दिन 9 बजे तक क्लासेस चलता था, रात को घर आती थी। तो उतना बिजी शेड्यूल था कि मैं कॉलेज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स देने जाती थी। तो कहाँ से आपको लगा कि नहीं आपको एक्टिंग भी करना है, लाइक वो कीड़ा कहाँ से आया, लाइक? देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बहुत ही फिल्मी कहानी है। मैं बॉम्बे आई थी अपना सीए पूरा करने के लिए ही, और मैं एक बार शॉपिंग करने गई थी, तो मुझे वहाँ एक कास्टिंग वाले ने बोला, आर यू एन एक्टर और मॉडल? मैंने बोला, नो, आई एम नॉट अ मॉडल, नॉट एन एक्टर। तो बोला, ओके, हम आपका एक छोटा सा, हम आपको 2-3 रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर स्किन एंड हेयर, आपको बस उसका आंसर देना है। आई वाज लाइक, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ओके दे देते हैं। तो मैंने बोला, उन्होंने मेरा नंबर लिया। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ऑडिशन राउंड के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो, कि अगर आप इसमें अगर फाइनल लॉक होते हो तो आपको 40,000 एक दिन में आपको मिलेगा। मुंबई के आउटस्कर्ट्स में इसका शूट होगा, 2 दिन का शूट है। मुझे लगा 80,000 रुपये मैं 2 दिन में कमा लूँगी, वाओ! अगर मैं सीए कर भी लूँ तो 1 महीने की सैलरी होती है आपकी 70-80 हज़ार की। तो मुझे लगा कुछ बात तो है इस लाइन में, करना चाहिए, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैंने फिर ऑडिशंस देना शुरू किया। वैसे मैं आराम नगर जाने लगी, वहाँ पे मुझे कुछ कास्टिंग ग्रुप में मैं ऐड हुई। फिर तब तक कोविड के बाद की बात है, तो तब तक घर से ऑडिशन बनाना शुरू हो गया था। मुझे तो बाद में पता चला कि पहले लोग आराम नगर में लाइन लगाते थे, बट मैंने वैसा फेस नहीं किया, क्योंकि शायद मैं कोविड के बाद ही बॉम्बे आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक ब्यूटी पैजेंट किया, तो मैंने वो भी जीता। फिर उसके बाद मुझे मज़ा आने लगा, मुझे लगा कि यार मुझे इस फील्ड में मैं इन्जॉय कर रही हूँ। वो चीज़ें जब मैं इंटर्नशिप के लिए जाती थी सीए का, तो मुझे अभी भी याद है, हमें सर कुछ रिपोर्ट्स देते थे बनाने के लिए टैली में, कि आपको डेबिट क्रेडिट ये सब आपको करना है, टैली में आपको पूरा अपना अकाउंट मेंटेन करना है, बैलेंस शीट वगैरह। उसमें मुझे बहुत नींद आती थी, मैं इधर डेबिट क्रेडिट कर रही हूँ, इधर यॉन कर रही हूँ, मतलब, और साथ में मैं यूट्यूब पे गाने भी डाउनलोड करती थी। तो मतलब मैं सब चीज़ें साथ में करती थी, तो मैं उतना इन्जॉय नहीं करती थी वो चीज़ें। लेकिन जब मैं ऑडिशन देना स्टार्ट किया, जब मैंने शूट करना स्टार्ट किया, तो मैं बहुत इन्जॉय करती थी। तब मुझे लगा कि नहीं, उस चैप्टर को एक बार बंद करते हैं, एक साथ दोनों चीज़ें बैलेंस करना इज़ नॉट पॉसिबल, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। तो तब मैंने मॉडलिंग एंड एक्टिंग अपना फिर शुरू किया। तो सबसे पहला ब्रेक
क्या था, लाइक कहाँ से सबसे पहले आपको कॉल आया कि भाई अब आप? टीवी सीरियल तो नहीं, सबसे पहले मैंने किया था एक टीवी एड पुलकित सम्राट के साथ में। तो मैं बॉम्बे आई थी 17 और 18 जनवरी को मैं बॉम्बे आई थी। और तो उसी से मुझे याद आया 17 जनवरी को मैं बॉम्बे आई थी और अभी 17 जनवरी को ही मेरी मूवी रिलीज़ हो रही है, पहली मूवी। तो मैं 17 जनवरी को आई थी बॉम्बे एंड शायद 29 और 30 जनवरी को मैंने वो ऐड किया था पुलकित सम्राट के साथ में, सैमसंग का आया था। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। वैसे मैंने भी साउथ में काफ़ी काम किया है। अभी मैंने लाइक पुष्पा 2 में भी मैंने रश्मिका और अल्लू अर्जुन के साथ भी काम किया है मैंने। साउथ इंडस्ट्री बहुत लाइक बहुत रिस्पेक्टफुल है। वो एक एक्टर हो, नॉर्मल जो कास्ट एंड क्रूज जो होते हैं सबको रिस्पेक्ट देते हैं। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ उनको। उनसे हमारे बॉलीवुड और काफ़ी लोग को सीखने की ज़रूरत है, ये मैं कहना चाहूँगा। ऑन रिकॉर्ड मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ फील किया है, एक्सपीरियंस किया मैंने। तो रश्मिका के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया था, 4-5 महीने पहले मैंने रश्मिका मैम के साथ में काम किया था एंड शी इज़ वेरी हम्बल एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके। तो हम आधा घंटा हम ऐसे ही काउच पे बैठे थे क्योंकि हमारा जो सीन था वो ये था कि हम घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं और हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हम पॉपकॉर्न खाते खाते टीवी देख रहे हैं। तो जब हमें सीन समझा रहे थे, उसके बाद में कैमरा सेटअप में जो टाइम था उस दौरान हमने काफ़ी सारी बातें की। मैंने उनसे पूछा कि आप, जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वैसे मैंने उनसे पूछा था और उनकी भी जर्नी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी एक ब्यूटी पैजेंट किया था और उनकी फ़ोटो आई थी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे और उसमें उनकी एक स्माइलिंग फ़ोटो थी। तो वो फ़ोटो देख के किसी साउथ के डायरेक्टर ने उनको अप्रोच किया था फॉर एक्टिंग कि भाई आपकी क्योंकि डायरेक्टर को उनकी स्माइल बहुत पसंद आई थी। तो तब से मैंने सोचा कि अब मैं भी हर फ़ोटो में एकदम बड़ी सी स्माइल के साथ में अपने फ़ोटो दूंगी कि क्या पता किसी डायरेक्टर को मेरी भी फ़ोटो पसंद आ जाए और वो भी मुझे मूवी में ले ले। तो और भी बहुत सारी बातें की थी उन्होंने, अपना एक्सपीरियंस बताया, इतने सालों का जो उनका एक्सपीरियंस है एक्टिंग में। तो उन्होंने एज अ टीचर आपको कोई एक ज्ञान दिया हो जो आपको लाइफ तक पूरी फुल लाइफ अगर याद हो, ऐसा कुछ? उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट गो विद द फ्लो। तो मैं भी उसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि कोई चीज़ में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बस घर पे बैठ जाओ, ओके मेरी किस्मत में होगी तो आएगी। आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यही चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। तो शुरुआत में लाइक जब मुंबई आप आए थे उस समय कैसी कैसी जर्नी थी, कैसे आप सफ़र करते थे, कहाँ रहते थे लाइक? तो जब मैं आई थी नई नई बॉम्बे, तो कुछ दिन तो मैं अपने भाई के साथ रहती थी क्योंकि तब मैं एक्टिंग के लिए नहीं आई थी, तब मैं सीए के लिए आई थी। तो मेरे भैया जो है वो नाला सुपारा में रहते थे और मेरा क्लासेस होता था अंधेरी बोरीवली साइड में। तो ऑफ कोर्स ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी और तो कैसे ही ट्रैवल करेंगे। बट लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा भी था, बुरा भी था, क्योंकि लोकल ट्रेन में बहुत लड़ाइयाँ भी होती है, लोग सब काम कर लेते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने ये भी देखी है लोकल ट्रेन की। इवनिंग टाइम पे जब मैं रिटर्न जाती थी ना, तब एक ग्रुप होता था जो वो गाना गाते गाते गिटार लेके, वो पूरे ग्रुप में, मतलब ऐसा लगता था उनको किसी और चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर वो लोकल ट्रेन में भी जा रहे तो उस मोमेंट को भी उन्होंने इतना मतलब मज़ेदार बना दिया है कि पूरे ट्रेन, मतलब उस बोगी में जितने भी लोग बैठे हैं सब एंजॉय करते करते जाते थे। तो मैंने बहुत चीज़ें देखी है लोकल ट्रेन में, खाना पीना, रोना, लड़ाई, सब कुछ। तो अपनी कहानी में पूजा जी के साथ एक ट्रेन भी जुड़ गया है, तो आप लाइक किसी ग्रुप का हिस्सा बनी थी कुछ टाइम के? नहीं, मतलब अगर लोग गाना गा रहे तो मैं भी झूम लेती थी थोड़ा, बस उतना ही। बट ऐसे किसी से कांटेक्ट हो कभी सकता किसी के साथ फाइटिंग लाइक ऐसा कुछ नहीं। कभी? मैं बहुत जल्दी किसी से लड़ती हूँ नहीं। नहीं ज़्यादा ऐसा बहुत ही, हाँ कभी अगर किसी ने धक्का मारा है, कुछ किया है इंटेंशनली, अगर मुझे कहीं चोट आई है तो मैं बोल देती थी कि भाई देख के चलो क्या कर रहे हो। बट ऐसे में बहुत ज़्यादा मैं खुद ही अपना अपना जाती थी, मैं अपना फ़ोन लेके रहती थी, अपने गाने सुनती थी। जहाँ आपको जाना है डेस्टिनेशन पे आप पहुँचे अपने रास्ते, बस उतना ही। अ, पूजा शर्मा की लाइफ में 2 सीरियल है, लाइक मैंने जहाँ तक अब तक जाना है, एक तारक मेहता और एक छोटी सरदारनी। तो कैसे शो तो मिला लाइक आप? दोनों में कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही मिला। मैंने अपने ऑडिशन भेजे, कास्टिंग वाले ने मुझे कॉल किया कि आप अभी 1 घंटे में फिल्म सिटी पहुंचो, आपको ऑडिशन अर्जेंट कास्टिंग चल रही है, अगर आपका ऑडिशन डायरेक्टर को पसंद आता है तो
डे आफ्टर टुमारो से आपका शूट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, डायरेक्टर से मीटिंग हुई, उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, नेक्स्ट डे लुक टेस्ट हुआ एंड फिर उसके नेक्स्ट डे से शूट स्टार्ट हो गया। मेरे कैरेक्टर का नाम था अनोखी एंड मैं पोपट लाल की लव इंटरेस्ट थी। तो हमारा सीन ऐसा था कि हम मॉल में टकराते हैं और हम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। नहीं, हमारा सीन मॉल से स्टार्ट हुआ था, फिर हम डेट पे गए थे, हम फ़ोन पे बातें करते थे और डेट पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, फिर उसके बाद में हमारी लड़ाई हमारे बीच में नोक झोंक हुई, हमने लड़ाई की एंड फिर मैंने ब्रेकअप। लाइक और भी काफी स्टार कास्ट थे, उनसे मिलने का मौका शायद। हाँ, मतलब तप्पू सिन्हा के साथ थे मेरे सीन से, तो तप्पू सिन्हा से मैं मिली, भिड़े और उनकी वाइफ से मिली एंड पोपट लाल से मिली। छोटी सरदारनी, लाइक छोटी सरदारनी तो मेरा पहला टीवी शो था। मैं बॉम्बे आते ही आई गेस 7-8 महीने में मुझे छोटी सरदारनी मिला था, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। मतलब अगर मेरा 15 डेज़ 20 डेज़ अगर मेरा चला है तो वो पूरी स्टोरी मेरे इर्द गिर्द ही थी। तो उसमें ऐसा था कि अगर वैसा देखा जाए तो वो मेरा टीवी हो चाहे वेब सीरीज़ हो चाहे फिल्म हो, मेरा पहला एक थोड़ा बिग प्लेटफॉर्म में था। तो उसमें मेरा पहले दिन मुझे ये पता चला कि मुझे सुइसाइड करना है और मुझे ब्रिज से जंप करना है। और मैंने कभी सब चीज़ें की नहीं है, हार्नेस पहनना, मुझे तो ये डर लग रहा था कि अगर मैंने जंप किया और अगर वो हार्नेस टूट गया तो मेरी तो कहानी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो मैं बहुत डर रही थी, बट मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने कूद गई मैं वहाँ से। आर्टिस्ट लोग की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, मैंने खुद ने भी देखा है। और इस पॉडकास्ट पे जितने लोग आए हैं मैंने सबसे सवाल किया है और ये सवाल मैं आपसे भी करूँगा कि लाइक एक चलता हुआ शो होता है, रातों रात कल हो ना हो जैसे होते हैं, सच में कल होता भी नहीं है। अच्छा भला आर्टिस्ट काम करते रहता है, अचानक उसको फोन आता है कि भाई कल से तुम नहीं आ रहे, उनके जगह रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा आर्टिस्ट आ जाता है। तो इसको आप कितना मानते हो कि कितना सही है और कितना गलत है? मुझे लगता है ये चीज़ें देखो है तो बहुत गलत, क्योंकि अब जैसे कि अगर मैं किसी सीरियल के लिए अगर मैं लॉक हो गई तो मैंने अपने दिमाग से पूरा मान लिया है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे काम मिल गया है, अभी भले ही 1 महीना 2 महीने जितने का भी हो, मैंने अपने दूसरे काम को मना किया है और मैंने बाकी सब काम को मना कर दिया है। मैं सेट पे गई हूँ, मैंने काम किया है, आप नेक्स्ट डे आप रात को मुझे बोल रहे हो कि अब आप रिप्लेस हो गए हो, तो ये चीज़ें एक एक्टर को पूरा तोड़ देती है अंदर से। उसका जो भी वो सेल्फ डाउट में चला जाता है कि मतलब शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, शायद मुझ में वो बात है ही नहीं। मुझे लगता है कि आप अगर एक एक्टर को लॉक कर रहे हो, आप उसको हर तरीके से जांच पड़त, लेकिन आप उसको बाद में मत, एक बार लॉक करने के बाद जब अगर एक एक्टर सेट पे आ गया है उसके बाद आप उसको कैंसिल मत करो। आप पहले आपको जितने मॉक शूट करने हैं आप करो, आपको जितने लुक टेस्ट करने हैं। तो अगर आपको मॉक शूट में नहीं समझ आया कि वो बंदा अच्छा एक्टर नहीं है, तो जब वो सेट पे आया तब आपको एक ही दिन में आपको समझ आ गया कि बंदा अच्छा एक्टर नहीं है। आपको उसके पहले ही समझ जाना चाहिए, आप उसको पहले मना कर दो, ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो रिजेक्शन फेस कर लेगा। लेकिन जब इतने लोगों के सामने में, पूरी मीडिया के सामने अगर एक एक्टर को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, फिर उसको वापस से मोटिवेट होने में अपने आप को बहुत टाइम जाता है। तो इन दिनों तारक मेहता में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा था, शायद आपने सुना भी होगा। तो मैं तो खुद वहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने शूट भी किया है, मुझे तो ऐसी नेगेटिविटी कहीं दिखी नहीं थी स्पेशली मुझे। बट आपने कुछ टाइम वहाँ शूट किया था, तो आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि नहीं यार जो चीज़ें हम मार्केट में सुनते हैं क्या वो चीज़ सही है? लाइक आपका ओपिनियन? नहीं देखो, मुझे तो ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठी हूँ इसलिए नहीं बोलना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। बट व्हाट आई बिलीव कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही एक्टर बोल रहा है, बहुत एक्टर्स बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सभी एक्टर्स झूठ बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ ही होगा। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है पर्सनली, इसलिए मैं इस चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं कर सकती। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जो एक्टर्स बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ना मैं ये बोलूँगी कि हाँ भाई आसिफ मोदी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ पे कुछ कमेंट ही नहीं कर सकती। जैसे कि पूजा शर्मा आज हमारी अपनी कहानी की स्टूडियो में आई है और इन्होंने आने पे आधे घंटे तक यहाँ बैठे और लाइट सेटअप पूरा कैमरा हुआ, हमारे आशीष जी ने काफ़ी टाइम भी लगा दिया और शायद मैंने भी। इतने में आपने यहाँ का माहौल तो समझ लिया होगा कि क्या माहौल है। तो ऐसी कोई फीलिंग्स आपको वहाँ आई थी जब पोपटलाल के साथ आपने काम किया? लेकिन कुछ तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिविटी इंसान को फील इमीडिएट हो जाता है। तो पोपट जी के साथ भी जो एक्सपीरियंस था, अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं तो। लाइक देखो, मैं सच बोलूँ तो जब मैं गई ना
तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की वो ये था कि सबसे पहली चीज़ तो मैंने जाते ही पहले पोपटलाल जी को मैंने उनको बोला कि हाय सर, दिस इज़ पूजा शर्मा एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ अनोखी। वो मुझे बोलते हैं हाय, दिस इज़ श्याम एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ पोपटलाल। मैंने बोला ऑफ कोर्स सर, आई नो, आपको कौन नहीं जानता, मेरे सीन से आपके साथ तो मुझे पता है। बट वो चीज़ मुझे बहुत हम्बल लगी, वरना कोई एक्टर ऐसे होता है कि अगर वो बोलेगा मैं अपने आप को क्यों इंट्रोड्यूस करूँ, मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये पहली चीज़ थी, ये मेरा पहला कॉन्वर्सेशन था श्याम सर के साथ में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद जब मैंने देखा कि जब उनका मेकअप हो रहा है, जब उनका टचअप हो रहा है, वो बहुत ही शांत बैठे हैं, जैसे कि हम उनको टीवी में देखते हैं, तो वो बहुत ही फ़नी कैरेक्टर में रहते हैं, एकदम ओवर एक्साइटमेंट में रहते हैं, दुनिया हिला दूंगा, उनके वैसे वाले उनके सीन्स रहते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि डायरेक्टर सर जैसे ही एक्शन बोलते हैं तुरंत चेंज, जैसे कट बोलते हैं वो वापस अपने श्याम सर वाले कैरेक्टर में, एंड एक्शन बोलते ही वापस पोपट लाल वाले कैरेक्टर में। तो ये सब चीज़ें मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा सीख रही थी कि आप तुरंत कैसे अपने कैरेक्टर में चले जाते हो। और बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी। डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे थे, ऐसे नहीं कि मतलब कोई कोई डायरेक्टर होते हैं जो कि सेट पे बहुत रूडली बात करते हैं एक्टर से कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे नहीं होता है, अरे किसको ले आए, निकालो उसको सेट से। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती है, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, अनोखी जी आइए हम आपको बताते हैं कैसे सीन करना है, तो अभी आपको यहाँ से आना है, अभी आपको ऐसे सीन करना है। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। मुझे तो पता नहीं कि लोग इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें क्यों बोलते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं। मैंने भी नहीं किया था, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम वहाँ पे काम किया है। लाइक हम लोग भी कवरेज पे जाते हैं, हाँ, बट क्या होता है कि जो वहाँ काम करते हैं वो उनके लिए वो दुनिया अलग होती है, और हम लोग कभी कभी के लिए जाते हैं तो हमारे लिए शायद वो दुनिया हो दुनिया सकता है अलग। ना कि क्योंकि उनकी एक फैमिली बन गई है, तो फैमिली में जब इतने लोग साथ में रहते हैं तो कभी ना कभी तो खटपट होती ही है। मेरे फैमिली में भी झगड़े होते हैं भाई। तो आपकी फैमिली में भी झगड़े होते हैं, तो सीधी सी बात है, हर जगह झगड़े होते हैं, तो शायद वहाँ भी होता होगा, बट वहाँ बड़े लोग काम करते हैं तो सुर्खियाँ बन जाती हैं। हाँ। सो मैडम, एक चीज़ हमने सुना था कि लाइक आपकी जो फिल्म आ रही है, लाइक फिल्म करते 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 जब 60% जब शूट हो गया था, फिर से आपने रीशूट किया, क्यों ऐसा, मतलब क्या क्या रीज़न था? तो जैसे कुछ कुछ सीन्स थे जो कि हमारे डायरेक्टर साहब को लगा कि शायद हम उसको और बेटर कर सकते हैं। कुछ में टेक्निकल इशू हुआ, कुछ में सर को ऐसा लगा कि स्टोरी ग्राफ को हम थोड़ा कुछ और चेंज कर सकते हैं। बीच में कुछ दूसरे को एक्टर्स का भी इशू हुआ था कि वो सेकंड शेड्यूल में वो को एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनके साथ भी जो सीन हमारे शूट हो गए थे वो सीन को भी हमें वापस से रीशूट करना पड़ा, क्योंकि वो को एक्टर्स की वजह से हमें स्टोरी चेंज करनी पड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिस रीज़न से फिल्म रीशूट हुई 60%। ऐसा तो नहीं था कि लाइक सेंसर बोर्ड से या फिर नहीं ऐसी कोई नहीं नहीं नहीं, वैसा 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 कुछ भी नहीं था। ये सवाल फिर से फिल्म के लिए। पहले तो मैडम सल्यूट है आपको कि मेरा तो मुंह सूख गया, लाइक। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिल्म रीशूट नहीं हुई थी, आपको बार बार वो देखना चाहते थे, शायद इसलिए वो रीशूट किया है 60%। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट कभी खत्म ना हो, हम आपको देखते रहें। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अभी फोन आया था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश रहती होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी देर में आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब मैं ब्लश करने लगी हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड तो आपसे कभी लड़ती ही नहीं होगी। बहुत प्यारी है। आप जो भी देख रहे हैं ना, आप सीखिए इनसे कि कैसे लड़कियों को खुश करना चाहिए, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कॉम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। कभी ऐसे कि आपके फेस पे बहुत ग्लो है, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, फैशन सेंस बहुत अच्छा है। तो मैम, हम जानना चाहते हैं कि जो आपके सेट पे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो स्टार कास्ट होते हैं, तो उनके साथ कैसी आपकी बॉन्डिंग तो होती है? हमारे साथ काफ़ी सीनियर एक्टर्स भी थे, जैसे कि राजेश शर्मा, किरण कुमार, निखित खान, तो काफ़ी सारे एक्टर्स थे। और राजेश शर्मा जो थे वो मेरे फादर प्ले कर रहे थे इस फिल्म में, मतलब कर रहे हैं। तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव है, एंड उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि हम दोनों ही नए हैं, मैं और जो हीरो है, हम दोनों की पहली डेब्यू फिल्म है। तो सीनियर एक्टर्स स्टार्टिंग से काफ़ी कोऑपरेटिव थे कि वो भी हमें सीन समझाते थे कि देखो तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो, और तुम इसको अगर अगर तुम इस सीन को ऐसे करोगे तो और अच्छा लगेगा। और मैंने राजेश सर से एक चीज़ सीखी कि वो जब एक्टिंग करते हैं ना, उन्हें देख के ऐसे लगता है कि वो कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे। हम जैसे सोचते हैं कि हमें लाइंस को रट्टा लगाना है, शिट मैं कैमरे में कैसे लग रही हूँ, हमारा फोकस कहाँ होता है, भाई देखो ना मेकअप दादा, मेरा मेकअप सही है कि नहीं, मेरा टचअप करो, हेयर ठीक है कि नहीं है। वो मेकअप ही नहीं करते राजेश सर,
वो सिर्फ वो मलमल का कपड़ा लेते हैं सिर्फ अपना सिर्फ स्वेट ठीक करने के लिए, बस उतना ही उनका फोकस है कि मेरा जो काम जाना जाएगा वो मेरी एक्टिंग से जाना जाएगा, ना कि मेरे मेकअप से। मेकअप कैसा भी हो, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है ना तो इट विल लुक गुड ऑन कैमरा। तो वो उनका पूरा ध्यान उसमें रहता था। तो वो हमें ये बोलते थे कि तुम लोग जो पूरे टाइम ये करते रहते हो ना, मेकअप दादा, हेयर दादा, इधर आओ, ये देखो, तुम्हारा ध्यान तो उधर ही चला जाता है। तो वहाँ फोकस करने से अच्छा है कि तुम उस कैरेक्टर में पूरा घुस जाओ और तुम ये सोचो कि अभी तुम एक्चुअली यहाँ पे हो। अभी अगर फाइटिंग वाली सीन हो रही है तो उसमें मेकअप खराब होने दो ना, ठीक है, नेचुरल लगेगा, क्यों उस चीज़ को सेट करना है। तो वो चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि आपको कितना फोकस करना है उस सीन पे, तब आप उस सीन को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सही बोला मैडम। मैं भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर में मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगी कि ये क्या चल रहा था पॉडकास्ट में, मैंने देखा है। मैम फ्यूचर की बात करें, लाइक अभी वैलेंटाइन भी नज़दीक है, तो अभी आप बोल सकते हैं कि अब आप सक्सेस हो चुके हैं। अभी आपको शायद इस पॉडकास्ट के बाद भी और इस फिल्म के बाद अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आएंगे। और स्पेशली काजल जी अगर आपके साथ हैं, तो काजल जी मेरे साथ बहुत पुरानी है, तो काजल जी जिसके साथ रहती है उनका एकदम सब कुछ सितारे एकदम बुलंदी मतलब पे। मैंने सही इंसान को चुना है अपना साथ आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, आप आशीष जी को भी देख लो, जिन्होंने इन्होंने जिसका शूट कर दिया वो एकदम। थैंक यू सर। तो फ्यूचर की बात करें तो लाइक वैलेंटाइन भी नज़दीक है, तो वैलेंटाइन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा कुंभ में जाने की कोई प्लानिंग है, और तीसरा क्या इसी साल या अगले साल या उसके बाद कभी भी लाइक शादी की प्लानिंग है? आपने तो मुझे मेरे घर वालों की याद दिला दी शादी का टॉपिक छेड़ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट में नहीं, मैं कैसे रिलेटिव के साथ बैठी हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने होम टाउन जाती हूँ तो मेरे रिलेटिव का पहला क्वेश्चन ये होता है, बेटा शादी कब करोगे, कर लो, तुम्हारे पापा की चिंता दूर हो जाएगी, कर लो तो वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। मैंने बोला अरे जब भी आपसे मिलने आओ आपको शादी क्यों करवानी है मेरी। तो और हाँ, आपने कुंभ का पूछा था, तो देखो कुंभ का मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था रथ यात्रा का, तो उसके बाद से मैं इतनी ज़्यादा भीड़ में थोड़ा अवॉइड करती हूँ जाना। पर लेट्स सी, अगर भगवान का बुलावा आया तो ज़रूर जाऊँगी, अगर डिपेंड करता है। और वैलेंटाइन मैडम कट मार रही थी, मैं पकड़ लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब ऐसा सच कुछ है नहीं, वैलेंटाइन के लिए कोई होना भी चाहिए। तो बचपन से अभी तक, कॉलेज से अब तक कोई हुआ नहीं लाइक कभी? नहीं था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब इतने साल चले जाएंगे। पर ठीक है, कुछ पर्सनल चीज़ें भी रहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पर्सन, हाँ ठीक है पर्सन होनी चाहिए, बट क्या था लाइक, कहाँ तक बात पहुँची? मतलब देखो, एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। इट वॉज माई 18th बर्थडे एंड मेरा एक बहुत ही ख़ास दोस्त था। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ प्लान किया था, एंड वो मेरे लाइफ का पहला सरप्राइज़ था। क्योंकि उसके पहले तक हम बर्थडेज घर पे कैसे मनाते थे कि दोस्तों को घर पे बुलाया, मम्मी ने पूरी सब्जी बनाया, सब नीचे पंगत में बैठते थे। तो पहले बर्थडेज वैसे ही मनते थे। एंड मेरा बर्थडे आता है 14 दिसंबर को, तो वो ठंड का टाइम होता है, तो हम गाजर का हलवा मम्मी बनाती थी, मैं उसका केक कट करती थी। जैसे स्मॉल टाउन्स में बर्थडेज मनाया जाता है ना, कि फैंसी पार्टी ये सब कुछ नहीं होती थी उस टाइम पे। तो मेरा वो पहला बर्थडे था, 18th बर्थडे। तब मेरे दोस्तों ने मेरे आँख पे कपड़ा बांध के मुझे एक जगह लेके गए। वहाँ पे जैसे कपड़ा हटाया, मैं आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि पूरा बैंक्वेट हॉल में डेकोरेशन किया हुआ है, ऊपर से फ्लावर्स गिर रहे हैं, सामने 18 गिफ्ट्स रखे हुए हैं, 18 बलून्स है, एंड दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी। एंड उसके बाद से मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि अब हर बर्थडे से मैं सोचती हूँ कि अच्छा मेरे लिए कुछ उससे ज़्यादा सरप्राइज तो प्लान नहीं किया है किसी ने। मैं चाहूंगा भाई जो भी हो आप, अब अगर आज आप साथ में हो तो उनको मैसेज कर देना, अगर नहीं भी साथ में तो भी मिस कर लेना उनको। आप कभी मिस करते हो उनको लाइक? नहीं मतलब देखो, सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो ब्रेकअप हुआ क्यों? ब्रेकअप तो अब क्या बोले, मतलब ब्रेकअप कोई चीज़ें होती है जब, हाँ ठीक है आपके साथ में नहीं बन रही है तो ठीक है, बट इट्स ओके। वो बात बहुत पुरानी हो गई है, मुझे तो चीज़ें आधी याद भी नहीं है। मैडम आजकल ना छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत गलत तरीके से लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनको मतलब पैम्पर कर करके उनको यूज करते हैं। तो ऐसे ही कोई एक प्यारा सा मैसेज जो आज के छोटे छोटे बच्चियां हैं जो जो आपका ये पॉडकास्ट देख रही हैं, वो लाइक
वो सतर्क हो जाएं कि लाइक उनको अपनी लाइफ को किसके हाथ पे देना और किसके हाथ पे नहीं देना, अगर आप कुछ बता सकें उनके लिए तो। देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी पे भरोसा करो, लेकिन आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। मतलब, और एक लड़की को ना हमेशा एक गट फीलिंग आ जाती है कि वो जिसके साथ है वो सामने वाला बंदा कैसा है। मुझे ये लगता है कि अगर किसी लड़के के साथ में कुछ बुरा हुआ है, उसको वो गट फीलिंग कैसे नहीं आई, क्योंकि कितनी लड़कियां ऐसे होती है जो कि गट फीलिंग आने के बाद भी वो लड़का उसको परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ रहती है कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। अगर आपको उस बंदे से गट फीलिंग आ रही है तो छोड़ दो, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होगी, आपके आगे पूरी लाइफ पड़ी है, आप अपने करियर पे ध्यान दो। अगर वो लड़का नहीं रहेगा आपकी लाइफ में तो क्या हो जाएगी, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप इंडिपेंडेंट बनो। मुझे लगता है कि हर लड़की को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसको ना अपने पापा से पैसे मांगने पड़े, ना अपने भाई से, ना अपने बॉयफ्रेंड से, ना अपने हस्बैंड से। तो जब अगर हर लड़की अगर उतनी इंडिपेंडेंट हो जाएगी ना, तो मुझे लगता है शायद बहुत सारे केसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं लड़कियों के साथ में होता है जो उन टॉक्सिक बॉयफ्रेंड्स को, टॉक्सिक हस्बैंड को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके बिना तो मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। तो इसीलिए आज के टाइम पे हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी गट फीलिंग को सही टाइम पे पहचानो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी एक फिल्म आ रही है मिशन ग्रे हाउस 17 जनवरी को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, तो आप लोग ज़रूर जाइए। हम सब ने बहुत मेहनत की है, और फिल्म को आखिरी तक देखना, बीच में मत आना वरना आप क्लाइमेक्स मिस कर दोगे। तो आप फिल्म देखिए और अपनी ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच। Hi, this is Pooja Sharma. You are watching me on Apni Kahani, Glitter and Glamour Media Podcast. Thank you.